बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करते हैं एवापोरेशन और वेपर प्रेशर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एवापोरेशन, सबसे पहले हम लिखते हैं एवापोरेशन। एवापोरेशन एवापोरेशन सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, राशि चाहिए होकर खपा के रखा कम या बड़े डिस्कशन को। द कन्वर्जन असल में चेंज होता है। द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड into its vapor state spontaneously at any temperature is called evaporation. The conversion of liquid into its vapor states spontaneously at any temperature is called evaporation. मिसाल के तौर पर हमारे पास लिक्विड है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लिक्विड जो है वो टेम्परेचर गेन करता है। जब टेम्परेचर गेन करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। जब इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होता है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, तो इसको हम कहते हैं एवापोरेशन। और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एवापोरेशन। यहाँ पर मैंने एक टर्म्स यूज़ किया है कि एट एनी टेम्परेचर, तो इसका मतलब है कि अगर सर्दी हो गर्मी हो एवापोरेशन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास एवापोरेशन के जो फैक्टर इफेक्टिंग्स है। अब हम डिस्कस करते हैं वो फैक्टर इफेक्टिंग। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सरफेस एरिया। जब सरफेस एरिया हमारे पास ज़्यादा हो तो एवापोरेशन ज़्यादा होगा। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं लेता हूँ, ये मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है, और ये मेरे पास एक प्लेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देख ले, सरफेस एरिया की बात अगर की जाए तो ये हमारे पास इतनी सरफेस एरिया है। ठीक है, बहुत ही छोटा, लेकिन यहाँ पर प्लेट की जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा है। अगर मैं इस गिलास के अंदर पानी डाल दूँ और यहाँ पर प्लेट पर मैं पानी डाल दूँ तो यहाँ पर ये जो पानी है ये इस तरह जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कवर करेगा। तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम कवरने के साथ साथ वो आसानी के साथ टेम्परेचर सन से गेन करते हैं, सनलाइट से। जब टेम्परेचर गेन करता है ना, तो ये मिसाल के तौर पर मेरे पास वाटर के ड्रॉप्स है, तो ये इसके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है और ये इस तरह ऊपर आ जाते हैं। जो मॉलिक्यूल इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है तो वो ऊपर आ जाता है और फिर इसके बाद वेपर स्टेट में जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख ले, यहाँ पर अगर मेरे साथ इसके अंदर पानी मौजूद है लेकिन यहाँ पर सरफेस एरिया बहुत कम है, तो सरफेस एरिया होने की वजह से ये आसानी के साथ क्या टेम्परेचर गेन नहीं कर सकते। तो एवापोरेशन तो कर सकता है लेकिन एज कंपेयर टू प्लेट बहुत ज़्यादा कम करता है। ठीक है, तो किस वजह से? लो सरफेस एरिया। तो मतलब हमारे पास ये हुआ कि सरफेस एरिया का डायरेक्ट रिलेशन है एवापोरेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन रखता है एवापोरेशन के साथ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है एवापोरेशन के साथ। देख ले, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम लिक्विड को टेम्परेचर देते हैं ज़्यादा,
या मतलब मिसाल के तौर पर गर्मी है, तो गर्मी में तो टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं। जो जैसे हम अगर पानी डालते हैं एक प्लेट में, तो वो अगर 10 मिनट्स में वो क्या हो जाता है, इवापोरेट होता है। तो अगर सर्दी में वो पानी हम प्लेट में डालें तो वो 1 घंटे में भी इवापोरेट नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या है कि टेम्परेचर की वजह से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाता है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो तो बहुत जल्द क्या है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा और वो वेपर स्टेट में वो लिक्विड जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास टेम्परेचर कम हो तो फिर हमारे पास क्या है, इवापोरेशन भी कम होगा, क्योंकि मतलब काइनेटिक एनर्जी तो आसानी के साथ गेन नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, एक और भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। वो पॉइंट्स ये कि ये इवापोरेशन प्रोसेस हमारे पास एट एनी टेम्परेचर पे भी होता है। मतलब कि अगर सर्दी हो या गर्मी हो, इवापोरेशन होता है। लेकिन बात किसकी है, लो रेट की है और हाई रेट की। अगर सर्दी हो तो काइनेटिक एनर्जी इतनी आसानी के साथ इंक्रीज नहीं होता मॉलिक्यूल के, तो मतलब इवापोरेशन तो होते हैं लेकिन बहुत ही लो रेट पे होते हैं, और गर्मी में ज़्यादा होते। तो ये किस वजह से, टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। और एक और भी पॉइंट्स है कि मतलब इवापोरेशन जब होता है तो वो एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो वो कूलिंग इफेक्ट किस वजह से प्रोड्यूस करते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये पॉइंट्स है कि दे आर काज कूलिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर देख ले, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाए, तो मतलब उसने हीट गेन किया, टेम्परेचर उस पर लग गया, तो वो ऊपर आ जाएगा कि नहीं। जब वो ऊपर आ जाता है तो नीचे कौन सी वाली मॉलिक्यूल रह सकते हैं, वो जो उसने टेम्परेचर गेन नहीं किया। जब ये हीट वाली टेम्परेचर इसने गेन किया, जब ये वेपर में जाती है ना, तो नीचे कौन सी वाले रहते हैं, जो टेम्परेचर उसने गेन नहीं किया। तो मतलब वो किस फॉर्म में है, कूल में। जब टेम्परेचर वाली जाती है तो तो क्या रहते हैं, कूल वाले ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो दे आर काजिंग द कूलिंग इफेक्ट। तीसरा हमारे पास है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या चीज़, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो मैं शॉर्टकट लिखता हूँ IMF। वो IMF नहीं जो लोगों को पैसे देते हैं, वो नहीं। IMF मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास कुछ इस तरह होता है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अगर इस मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ज़्यादा हो, जब फोर्स ज़्यादा हो उसके दरमियान, तो वो एक दूसरे को साथ अट्रैक्ट करते हैं। जब अट्रैक्ट करते हैं तो फिर इवापोरेशन करना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। जब इसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो, जब कम होते हैं तो वो मॉलिक्यूल आसानी के साथ मूवमेंट करे। जब मूवमेंट करता है तो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। जब गेन करता है तो आसानी के साथ वेपर स्टेट में जाते हैं। तो मतलब IMF के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनवर्स रिलेशन है। तो हम क्या लिखेंगे कि IMF इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवापोरेशन, ठीक है। और वो वजह क्या है कि मतलब यहाँ पर मॉलिक्यूल एक दूसरे को साथ अट्रैक्ट करते हैं। जब अट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, इतनी आसानी के साथ वो वेपर स्टेट में नहीं जाते। तो नहीं जाते, क्या हो जाता है, इवापोरेशन कम हो जाता है। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो, ज़्यादा हो।